डिजाइनर बेबी हो गया था। जय हिंद भाई। अच्छा, गुड मॉर्निंग सबको। डिजाइनर बेबी, ठीक। तो हाँ, भेजूंगा रितु जी, सारे पीडीएफ भेजूंगा। सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साउंड नहीं आ रही है यहां से? तो ओके, साउंड नहीं आ रही है क्या? आ रही। आ रही है सीमा जी साउंड? हाँ, क्लियर। देखिए, जो डिजाइनर बेबी है, हर्ष जी, देखिए हरजीत थाटे ने जो सोमा सोल्यूशन बनाया था, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली तो वो प्रूफ हुआ है, बट उसको अभी तक हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं कर रहे, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने का रीजन ये है कि हम नॉर्मली जो हर्ट को 5 से 6 घंटे के लिए तो हम सेव कर लेते हैं, लेकिन जो 7 दिनों तक कहा जाता है कि हर्ट की जो उसी पोजीशन बनी रहती है, ये भी बात सही है। लेकिन एक दो केस में देखा गया है कि उसमें रखने के बाद जब हम हार्ट को ट्रांसप्लांट करते हैं तो हार्ट की जो मेम्ब्रेन होती है वो श्रिंक करने की समस्या उत्पन्न हो जाती थी, ठीक है ना। इस वजह से हम अभी भी सोमा सॉल्यूशन को प्रॉपर वे में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ठीक है। मुनमुन जी, सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा? अब क्या कहें हम, सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, आप कहिए तो हम एक ही हफ्ते में तो खत्म कर दें। चलिए कोशिश करते हैं कि इस हफ्ते खत्म कर देते हैं।
फिर आप फिर मत कहिएगा कि सर धीमा पढ़ाइए। वो तो बाएं हाथ का खेल है। सिलेबस खत्म करना टीचर के लिए कौन सी बड़ी बात है। आराम से पढ़िए, है ना। जल्दीबाजी में किसी भी चीज को खत्म करने का मतलब ये होता है कि कई चीजें आपके दिमाग से ट्विस्ट कर जाती हैं, और आराम से ही हम पढ़ाएंगे। मैंने बताया था ना, 2 चैप्टर जो होता है, बायोटेक और स्पेस, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत बड़े टॉपिक हैं, और इनमें किसी भी चीज को आपके लिए छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। विशेष तौर से जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना होता है, और स्पेस में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप देखिएगा, अब जैसे बायोटेक आपका 2 दिन में खत्म हो जाएगा। बायोटेक मेन जो टर्मिनोलॉजी है बायोटेक का वो सब फिनिश हो जाएगी। अब स्पेस टेक है, स्पेस टेक में तो एक एक चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना पड़ता है। फिर स्पेस टेक्नोलॉजी में हम कई चीज पढ़ते हैं, सैटेलाइट है, रॉकेट इंजन है, और फिर उस रॉकेट इंजन में विशेष इंजन होते हैं, क्रायोजेनिक, स्क्रैमजेट, रैमजेट। फिर उसके बाद नेविगेशन सिस्टम है, फिर उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, सोशल इंपैक्ट है, बहुत सारे हैं स्पेस। और स्पेस टेक्नोलॉजी से प्री में और मेंस में क्वेश्चन 101% क्या 102% क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा चलने दीजिए। फिर भी उम्मीद है कि आपका 22-23 तक साइंस टेक खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ उम्मीद है हो जाएगा, वैसे जहां तक उम्मीद है। चलिए आइए, डिजाइनर बेबी। ठीक है, देखिए तो डिजाइनर बेबी का जो अभिप्राय होता है वो प्रयोगशाला में भ्रूण के अंदर, सिंपल सा बस इसको समझिएगा, प्रयोगशाला में भ्रूण के अंदर आनुवंशिक बदलाव कर, प्रयोगशाला में भ्रूण के अंदर आनुवंशिक बदलाव कर उनके आनुवंशिक गुणों को बेहतर बनाना, यही होता है डिजाइनर बेबी। ठीक है, तो डिजाइनर बेबी का अभिप्राय जो होता है वह प्रयोगशाला में भ्रूण के अंदर आनुवंशिक बदलाव कर उनके आनुवंशिक गुणों को सुधारना या उनके आनुवंशिक गुणों को बेहतर बनाना होता है, जिससे, ठीक है, जिससे क्या होता है कि बच्चे, ठीक है ना, जिससे जो बच्चे होते हैं आनुवंशिक बीमारियों से रहित पैदा होते हैं। ठीक है, मेन पर्पस हमारा यही था, आनुवंशिक बीमारियों से रहित पैदा होते हैं, या इच्छित गुणों वाले बच्चों का जन्म संभव हो सकता है। यानी जो हम चाहेंगे जिस टाइप का, उस टाइप के बच्चे पैदा हो सकते हैं। ठीक है, तो डिजाइनर बेबी के निर्माण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो पहली चीज तकनीकी इस्तेमाल होती है वो है आपका आनुवंशिक अभियांत्रिकी, दूसरा है आपका जीन थेरेपी। इन दोनों तकनीकी के माध्यम से डिजाइनर बेबी प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो डिजाइनर बेबी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि प्रयोगशाला में भ्रूण में आनुवंशिक बदलाव करके हम आनुवंशिक बीमारियों से रहित बच्चों को उत्पन्न कर सकते। ठीक है, यह तकनीकी जो होती है बच्चों के रंग रूप, उनके बुद्धिमत्ता के रंग रूप, उनके बुद्धिमत्ता, उनके व्यक्तित्व या उनके लिंग, ठीक, या उनके लिंग मेल या फीमेल, तथा कई बीमारियों के संदर्भ में चयनात्मक रूप से कार्य कर सकती। ठीक है, यानी हम बच्चे का क्या कर सकते हैं, रंग रूप भी चेंज कर सकते हैं, उनके लिंग को भी चेंज कर सकते हैं, उनके मेंटल स्टेटस को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट
वर्तमान में जो हमारी डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट है, इसको कोई अप्लाई नहीं करता है, ये बैन कर दिया गया है। क्योंकि डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट लाया गया था माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तकनीकी के बाद। तो डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट सिर्फ यही था कि हम इससे क्या करेंगे, बच्चों को आनुवंशिक बीमारियों से रहित पैदा करेंगे। यानी माँ बाप अगर आनुवंशिक बीमारियों से ग्रसित हैं तो वह रोग बच्चों में न जाए, किसी भी प्रकार का आनुवंशिक बीमारी। ठीक है, लेकिन जो वर्तमान में दिलचस्पी लोगों के अंदर पैदा हुई है, वह बीमारियों को दूर करने के लिए नहीं, इच्छित गुणों को उत्पन्न करने के लिए वर्तमान में दिलचस्पी हुई। जैसे माता पिता सांवले हैं तो 99% केस में क्या होता है कि बच्चे के अंदर सांवलेपन के गुण जाने की संभावना होती है। तो अब वो क्या करेंगे कि अपने भ्रूण को लैब में बनाएंगे। ठीक है, लैब में बनाने के बाद क्या करेंगे कि सांवलेपन वाले जीन को गोरेपन वाले जीन के साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था में ये तो थोड़ा टफ था, लेकिन 2012 से जब से क्रिस्पर तकनीकी आई है, तो क्रिस्पर तकनीकी ने डिजाइनर बेबी की संभावनाओं को और बल प्रदान किया हुआ है। ठीक है ना, यानी क्रिस्पर तकनीकी के विकास के पश्चात डिजाइनर बेबी को और ज्यादा बल मिला है। और ब्रिटेन के ही एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है एनी पेरी, ब्रिटेन के साइंटिस्ट, क्योंकि ब्रिटेन में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तकनीकी को मान्यता दी गई, तो ब्रिटेन के साइंटिस्ट हैं एनी पेरी। इन्होंने क्या किया कि 2014 में डिजाइनर बेबी के कॉन्सेप्ट को लाया, और जैसे डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट आया विवादों में आ गया। ठीक है, तो यूज क्या हो सकता है इस डिजाइनर बेबी का? अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो डिजाइनर बेबी का सिंपल सा है कि प्रयोगशाला में भ्रूण में आनुवंशिक बदलाव कर आनुवंशिक बीमारियों से रहित बच्चों को पैदा कर। ठीक है, अब इससे क्या हो सकता है कि मानव के कई जटिल आनुवंशिक रोगों का इलाज पॉसिबल हो सकता है। दूसरा, इसके द्वारा हम मोटापा, एनीमिया, मधुमेह, कैंसर जैसी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा लाभ यह भी हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित बीमारियों का इलाज हो सकता है। ठीक, लेकिन इसके जितने फायदे नहीं है उससे ज्यादा इसके नुकसान है। नुकसान में पहला है आपका कि इस प्रक्रिया की सफलता दर अभी बहुत कम है, सक्सेस रेट बहुत कम है। दूसरा, इस प्रक्रिया में भ्रूण के नष्ट होने की संभावनाएं अधिक होती है। भाई एक्सपेरिमेंट ही तो है, अक्सर फेल होता है। तो जब भ्रूण के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है तो जाहिर सी बात है कि यह तकनीकी सीधे तौर पर भ्रूण हत्या के केस में देखी जाती है। और भ्रूण हत्या पर वर्ल्ड लेवल पे क्या लगा हुआ है? बैन लगा हुआ है। तो ब्रिटेन के अलावा और किसी भी देश ने इस तकनीकी को मान्यता नहीं दी है, और ब्रिटेन में भी डिजाइनर बेबी पे बैन लगा हुआ है। हालांकि इस तकनीकी का जो विकास हुआ है वह आनुवंशिक बीमारियों को दूर करने के लिए किया गया, परंतु वर्तमान में जो दिलचस्पी है वह रंग, रूप एवं स्वभाव को लेकर है। ठीक, तीसरा नुकसान यह हो सकता है कि इसकी वजह से समाज में विभाजन हो सकता है। ठीक है, वो कैसे? मानव में विविधताएं कम हो सकती हैं, है ना? अब देखिए एग्जांपल, आपके पूरे जहां पे आप रहते हैं पूरा समाज, पहली चीज सब चाहेंगे लड़का पैदा हो, मान लो सभी लड़के हो गए, है? दूसरा, सब चाहेंगे लंबे लड़के हों, सब चाहेंगे गोरे लड़के हों, और सब चाहेंगे कि सर पे बाल भी अच्छे हो, लंबे हो, घुघराले हो वगैरह, है ना? कोई ये थोड़ी चाहेगा कि हमारा बेटा गंजा हो। तो समाज में आपके क्या होगा कि सब एक तरीके से दिखेंगे, सब एक तरीके से रंग रूप वगैरह होंगे।
तो इससे जो मानव में विविधताएं होती हैं वो कम हो जाती हैं, और विविधताएं कम होने के कारण हमारे समाज में विभाजन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और विभाजन इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहेगा कि उसके बच्चे के अंदर जो लक्षण हैं वह दूसरों की तुलना में क्या ज्यादा। क्लियर? ठीक। भ्रूण में आनुवंशिक बदलाव मौजूदा जीन पूल का मतलब होता है जितने भी जीन आपके शरीर में, जीन पूल या आनुवंशिक वंशावली में बदलाव लाता है, जो भी हम चेंज करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं, चलते रहते हैं। जो भी हम जीन ट्रांसप्लांट करेंगे, जो भी कैरेक्टर लाएंगे, वह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, चलते रहते हैं। और चूंकि हम बाहर से जीन को हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं ना भ्रूण में, तो वो जो जीन पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, किस पीढ़ी में अपना वो विकृत रूप दिखा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। पहले बताया हूं, जीन के दो प्रारूप होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। मान लीजिए कोई एक बच्चा है, उस बच्चे के अंदर हम भ्रूण में आनुवंशिक बदलाव किए, उसके जीन पूल में, या हम कोई नया जीन उसके अंदर हम डाल दिए, तो ये जीन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। तो हो सकता है कि किसी भी पीढ़ी में वह जीन जो है वह अपना प्रभावी लक्षण न दिखा के अप्रभावी लक्षण दिखा दे। तो हम तो किसके लिए किए, गोरेपन के लिए, लेकिन वो लक्षण कैसा हो गया, अत्यंत कालापन आ गया। ठीक है, ये तो सिंपल एक उदाहरण मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर रोगों के लिए भी हम करते हैं, तो बच्चा जो होता है वह रोग रहित तो पैदा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसके जो बच्चे पैदा हों वह उस रोग से और भयानक रूप से पीड़ित हो जाएं, जो कि नॉर्मल रोग की तुलना में ज्यादा होगा। तो ये एक डर आनुवंशिक बदलाव में हमेशा बना रहता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बीटी कॉटन बताया था, बीटी कॉटन के भी केस में यही हुआ था। बीटी कॉटन में क्या हुआ था, हमने क्राइवन एसी जीन का ट्रांसप्लांट किया था। तो हम सोचे थे कि क्या करेगा, वॉलवार्म कीड़े से बचाव करेगा, लेकिन उसी वॉलवार्म की एक प्रजाति है हेलिकॉप्टर कीड़ा, उसका उसके ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ा, और हेलिकॉप्टर कीड़ा क्या किया, कर्नाटक में बीटी कॉटन की पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो आनुवंशिक बदलाव के कारण किसी भी पीढ़ी में क्या परिवर्तन होगा, इसकी खतरा हमेशा बनी रहती है। हाँ बिल्कुल विवेक जी, एकदम बिल्कुल हर्ष जी। ठीक है, नेक्स्ट इसका नुकसान क्या है कि इसके प्रचलन से, डिजाइनर बेबी के प्रचलन से क्या है, भौतिक बनावट का अंतर कम हो जाएगा, आनुवंशिक विविधता कम हो जाएगी, प्राकृतिक चयन में बाधा हो जाएगी। ठीक है, और विकास क्रम अवरुद्ध हो जाएगा। एक मिनट, इनका माउस काम नहीं कर रहा है। विनीता जी, ये टेस्टिंग से पता चलेगा, ऐसे थोड़ी पता चलेगा कि किस गैस्ट्रुला में प्रॉब्लम है। ठीक, अरे नहीं आदर्श जी, भारत में अभी डिजाइनर बेबी नहीं आया। ठीक है ना विनीता जी, वो रिप्रोडक्टिव टेस्टिंग होती है, ठीक है ना, माइन्यूट लेवल पे टेस्टिंग होती है, वो जीन लेवल पे टेस्टिंग होती है, सॉरी सेलुलर लेवल पे टेस्टिंग होती है, उसकी वजह से हम पता कर लेते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं आदर्श जी, इन लोगों की नेचुरल बॉडी है ना, ये डिजाइनर बेबी नहीं है। डिजाइनर बेबी के लिए भारत में अभी तक डिजाइनर बेबी का कोई केस नहीं है।
इंडिया में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए, यानी इसके प्रचलन से क्या होगा, भौतिक बनावट का अंतर कम हो जाएगा, आनुवंशिक विविधता कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इसके नुकसान की हम बात करें तो कुछ वैज्ञानिकों की ऐसी भी आशंका है, जैसे मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग में बताया था कि कुछ वैज्ञानिकों की ऐसी आशंका है कि इससे दूरगामी परिणाम भी, मतलब कुछ वैज्ञानिक ये आकांक्षा लगाए हुए हैं, उनके अंदर ये भ्रम है, मन में डर है कि आगे आने वाले समय में मनुष्यों में भी जानवरों की तरह अच्छी नस्ल के बच्चों को उत्पन्न करने की होड़ पैदा हो जाएगी। जैसे आप जानवरों में देखिए, अच्छी नस्ल के जानवरों को पैदा करने के लिए लोग होड़ लगाए रहते हैं, तमाम प्रकार के सीमेन की वैरायटी है ना। तो उसी तरीके से ये कंडीशन मनुष्यों में भी पैदा हो सकती है, जिसका दुष्परिणाम बहुत घातक हो सकता है। ठीक, तो इस वजह से क्या होता है, डिजाइनर बेबी को किसी भी देश ने इसकी अनुमति नहीं दी है। 2017 में, ठीक है, 2017-18 में चाइना ने एक नया प्रयोग किया, क्रिस्पर तकनीकी की सहायता से उसने एक नए डिजाइनर बेबी को जन्म दिया था, और वह जो डिजाइनर बेबी थी, लड़की थी जो कि HIV रेजिस्टेंस थी, यानी कि उसके माँ बाप HIV से पीड़ित थे, लेकिन वह जो बेटी पैदा हुई थी उसके अंदर HIV के जीन मौजूद नहीं थे। ठीक है, तो एक पहला केस मिला है डिजाइनर बेबी का, वो भी कहां पे मिला है, आपके चाइना में। और किसी भी देश ने डिजाइनर बेबी के कॉन्सेप्ट को न माना है और न ही उसके एक्सपेरिमेंट को अनुमति दी। अभी नेहा जी, अभी आएगा क्रिस्पर केस 9 तकनीकी, अभी आएगी। जो क्रिस्पर तकनीकी होती है ना, जैसे आपका जो डीएनए स्ट्रैंड होता है, मैंने आपको बताया था कि ये आपका डीएनए है और ये जो मैं डार्क बना रहा हूं, मान लीजिए ये आपके शरीर में कोई विकृत जीन है, कोई रोग उत्पन्न करने वाला जीन, ठीक है, तो ये आपके डीएनए पे लगा हुआ है। तो अगर हमको क्या करना है कि उस रोग से छुटकारा पाना है, तो जाहिर सी बात है कि इस जीन को हमको क्या करना पड़ेगा, काट कर निकालना होगा, और इसके जगह हमको नए जीन को प्रतिस्थापित करना होगा, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे बाल झड़े हुए, है ना, तो अब बाल झड़ने वाले जीन हमारा ये था, अब हम चाहते हैं कि हमारा ये बाल झड़ने की समस्या जन्मजात समाप्त हो जाए, तो इसके जगह हम किसी ऐसे व्यक्ति के जो बाल जिसके नहीं झड़ते हैं उस जीन को ट्रांसप्लांट कर देंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए हम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहायता लेते हैं उसमें सबसे प्रभावी है जीन क्लोनिंग। ठीक, एंजाइम्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, और जोड़ने के लिए जो हम एंजाइम इस्तेमाल करते हैं वो है आपका लाइगेज या फिर जीन क्लोनिंग। बट इन सभी तीनों जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हैं। त्रुटियां क्या, जीन क्लोनिंग में तो कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन जीन क्लोनिंग के तहत क्या होता है कि ये जो खराब जीन है उसको तो घेरता ही है, उसके साथ साथ अच्छे जीनों के ऊपर भी क्या हो जाता है, वो प्रभावी हो जाता है, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में जीन का निर्माण कर लेता है। तो 2012 में एक नई तकनीकी लाई गई जिसका नाम था क्रिस्पर, और इसी क्रिस्पर तकनीकी को फ्रांस और यूएसए के जो केमिस्ट थे उन लोगों ने क्रिस्पर तकनीकी को लाया था, और 2020 का जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो केमिस्ट्री का, वो इसी क्रिस्पर तकनीकी के लिए दिया गया। तो जो क्रिस्पर तकनीकी है ये ऐसी तकनीकी है जो डीएनए के स्पेसिफिक यानी विशिष्ट खंड को ही काटती है, यानी कि जो हमारा खराब जीन है उसी को काट कर निकालती है, बाकी किसी भी जीन को काट कर वो नहीं निकालती। इतने माइन्यूट लेवल पे वो कार्य करती है। ठीक है, कैसे कार्य करती है, क्या क्या होता है क्रिस्पर तकनीकी में,
वो अभी हम जीन एडिटिंग के बाद आपको बताएंगे, आज ही आ जाएगा नंबर। क्या प्रेगनेंसी के टाइम किया जाता है? बिल्कुल नहीं। किसका? क्रिस्पर का? भारत में तो अभी क्रिस्पर तकनीकी हुई है ना भाई, है ना। अभी और आएगा क्रिस्पर तकनीकी, तो हम इसको और डिटेल में बताएंगे, ठीक है। भारत में नहीं है अभी जीन कटिंग, जीन एडिटिंग। भारत के पास इतने पैसे नहीं, नहीं संसाधन है, और जरूरत क्या है, इंडियंस टू मच होते हैं। बीमारी हो गया ठीक है, पैसे नहीं है, इलाज नहीं करवाएंगे, मर जाएंगे, है ना। क्या जरूरत है? देख लेते हैं कि मान लो घर में कोई बुजुर्ग है, पैसा नहीं है ना, उनके हार्ट का ऑपरेशन थोड़ी करवाएंगे, कहे जाने तो 70 साल हो गए, दिन पूरे हो गए हैं, क्या जरूरत है हार्ट का ऑपरेशन करवाने का, है ना। इसलिए इंडियंस बड़े टू मच होते हैं, तो जीन एडिटिंग, जीन ये सब कुछ जरूरत नहीं है कराने की। चलिए, जीन उपचार। जीन उपचार क्या होता है? ठीक, जो शरीर होता है ना आपका, शरीर की सामान्य क्रियाओं को, सिंपल सी चीज, ठीक है, शरीर की सामान्य क्रियाओं को पुनः बनाए रखने के लिए शरीर की कोशिकाओं में जीनों का प्रवेश कराकर बीमारी का निदान करना जीन उपचार कहलाता है। सिंपल सा डेफिनेशन, ठीक है। है ना, यानी कि जो शरीर की सामान्य क्रियाएं होती हैं, शरीर की सामान्य क्रियाओं को बनाए रखने के लिए शरीर में जीनों का प्रवेश कराकर बीमारी का निदान करना जीन उपचार कहलाता है, ठीक है। या हम इसको दूसरे तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा भी डिफिनेशन होता है, इस विधि द्वारा किसी भी आनुवंशिक रोग, ठीक है, इस विधि द्वारा किसी भी आनुवंशिक रोग से संबंधित जीन के, ठीक है, इस विधि द्वारा किसी भी आनुवंशिक रोग से संबंधित जीन को या जीन के सामान्य विधि को परिवर्तित करके आनुवंशिक बीमारियों का निदान करना ही जीन उपचार कहलाता है। ठीक, कई तरीके से आप व्यक्त कर सकते हैं। अभी नहीं, अभी टेक का नोट्स बना ही नहीं, तो मैं भेजूंगा कैसे? बनाऊंगा तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो जीन उपचार क्या है? सिंपल सा, जितना सिंप्लीफाइड ढंग से आप लिखोगे उतना ही अच्छा है। तो जीन उपचार शरीर की सामान्य क्रियाओं को बनाए रखने के लिए शरीर की कोशिकाओं में सामान्य जीनों का प्रवेश कराकर बीमारी का निदान करना कहलाता है जीन उपचार। 2013 में पहली बार एक जीन उपचार विधि लाई गई जिसका नाम था ग्लाइवेरा। पहली जीन उपचार थेरेपी ग्लाइवेरा लाई गई थी 2013 में। इस ग्लाइवेरा के तहत LPLD,
LP LD। ठीक, 2013 में पहली जीन थेरेपी लाई गई, कौन सी? ग्लाइवेरा। इसके तहत एक रोग होता है, उस रोग का नाम है लिपोप्रोटीन लाइपेज डिफिशियंसी भी बोलते हैं या डिजीज भी बोलते हैं, की बात है। इस रोग का निदान किया गया था जीन उपचार की विधि द्वारा, और वह रोग था आपका लिपोप्रोटीन लाइपेज डिजीज, या इसको हम लिपोप्रोटीन लाइपेज डिफिशियंसी भी बोलते हैं। इस रोग में क्या होता है कि जो ब्लड होता है, मनुष्य का जो ब्लड होता है, ये आनुवंशिक रोग होता है। इस रोग में ह्यूमन का जो ब्लड होता है वो व्हाइट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि जो डिफेक्टिव जीन था, उस डिफेक्टिव जीन को हेल्थी जीन के साथ बदल दिया गया। ठीक है, डिफेक्टिव जीन को हेल्थी जीन के साथ बदल दिया गया, और यही आपका जीन उपचार है। तो पहली जो आई थी जीन उपचार थेरेपी या जीन थेरेपी 2013 में ग्लाइवेरा, और उसके तहत LP LD का इलाज किया था, लिपोप्रोटीन लाइपेज डिफिशियंसी। ठीक है, अब जो देखो जीन उपचार होता है, इस जीन उपचार के लिए हमको किसी न किसी वाहक की आवश्यकता होती है। वाहक यानी वेक्टर की आवश्यकता होती है। यह वेक्टर या तो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड होता है, या तो वेक्टर के रूप में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वायरस। ठीक, वाहक के रूप में या तो हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया का जो अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, या तो हम वायरस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और आपको पहले से भी पता है कि नॉर्मली जो आनुवंशिक बीमारियां होती हैं, जो बीमारियां होती हैं वो दो तरीके से। ठीक है, एक होती है आनुवंशिक बीमारी, दूसरी होती है गैर आनुवंशिक बीमारी। तो जो गैर आनुवंशिक बीमारियां होती हैं उनका तो इलाज पॉसिबल है। तो जो गैर आनुवंशिक बीमारियां होती हैं उनमें भी कई कैटेगरी होती हैं, संक्रामक और गैर संक्रामक वगैरह। तो जितनी भी गैर आनुवंशिक बीमारियां हैं उनका इलाज तो पॉसिबल है, लेकिन जो आनुवंशिक बीमारियां हैं उनका इलाज पॉसिबल नहीं है। तो आनुवंशिक बीमारियों के इलाज के लिए ही हम क्या इस्तेमाल करते हैं? जीन थेरेपी, जीन उपचार। ग्लाइवेरा एक जीन उपचार की पद्धति है, और इसके तहत LP-LD यानी लिपोप्रोटीन लाइपेज डिफिशियंसी या डिजीज नामक बीमारी का सफलतापूर्वक इलाज किया गया। इस बीमारी से संबंधित जो डिफेक्टिव जीन है उसको हेल्थी जीन के साथ क्या कर दिया गया? बदल दिया गया था। और ये ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति का जो ब्लड होता है वो व्हाइट हो जाता है। ठीक है, तो जीन उपचार के लिए सामान्यतः हम वाहक के रूप में या तो जीवाणु या तो हम विषाणु का इस्तेमाल करते हैं। जीवाणुओं के प्लाज्मिड का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें 3 विधियां मुख्य रूप से कार्य में लाई जाती हैं। यानी जीन उपचार में क्या होता है, 3 विधियां कार्य में लाई जाती हैं। उन विधियों को देख लीजिएगा। यानी कि जीन उपचार की जो प्रोसेस होती है वो 3 प्रकार से की जाती है। पहले को हम बोलते हैं जीन रिप्लेसमेंट, दूसरे को हम बोलते हैं जीन करेक्शन, और तीसरे को हम बोलते हैं जीन ऑगमेंटेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जीन प्रतिस्थापन, इसको हम बोलते हैं जीन सुधार। ठीक,
और जीन ऑगमेंटेशन को बोला जाता है वृद्धि आवर्धन। ठीक, ये 3 विधियां हैं जो जीन थेरेपी के प्रयोग में लाई जाती है, जीन उपचार में लाई जाती है। ठीक, तो जो पहली है चीज आपकी जीन रिप्लेसमेंट। तो जीन रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि जीन प्रतिस्थापन के अंतर्गत विकृत जीन को हम क्या करते हैं, स्वस्थ जीन के साथ रिप्लेस करते हैं। नाम है जीन रिप्लेसमेंट, पहली तरीका। जीन करेक्शन में क्या होता है कि इसमें जीन के जो आणविक विकार हैं, आपको पता है जीन में क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। ठीक है, तो इनके जो आणविक विकार होते हैं उनमें परिवर्तन करके ठीक किया जाता है दवाओं के माध्यम से। ठीक है, जिसको हम जीन सुधार बोलते हैं। तीसरी जो प्रक्रिया होती है जीन ऑगमेंटेशन। अच्छा, थोड़ा स्लो चलें तो जल्दी कैसे खत्म होगा भाई। चलिए फिर से बता दे रहा हूं, जो जीन रिप्लेसमेंट होता है, जीन रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, विकृत जीन को यानी खराब जीन को स्वस्थ जीन के साथ बदल देते हैं। क्लियर? जीन रिप्लेसमेंट में। दूसरा है आपका जीन सुधार। जीन सुधार में क्या होता है कि जब जीन के आणविक विकार में कोई प्रॉब्लम होती है, यानी जीन के आणविक विकार में सुधार करके हम लक्षणों को परिवर्तित कर देते हैं, तो वह कहलाता है जीन सुधार। ठीक है, यानी कि जीन के आणविक विकार में थोड़ा परिवर्तन करके ठीक करना कहलाता है जीन सुधार, है ना? समझा? जीन के आणविक विकार में थोड़ा परिवर्तन करके सुधार करना कहलाता है जीन करेक्शन या जीन सुधार। तीसरा होता है जीन ऑगमेंटेशन। जीन ऑगमेंटेशन के अंतर्गत क्या होता है कि कोशिका में विकृत जीन के साथ साथ, हटाते नहीं है उसको, विकृत जीन के साथ ही एक पूर्ण स्वस्थ कार्य करने वाले जीन को डाल देते हैं। ठीक है, यानी कोशिका में विकृत जीन के साथ एक पूर्ण, ठीक है, एक पूर्ण रूप से कार्य करने वाले स्वस्थ जीन को डाल देते हैं, जो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करता है और विकारों को दूर करता है। ठीक, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और विकारों को दूर करता है। तो इन्हीं 3 प्रोसेस द्वारा जीन उपचार किया जाता है, जीन रिप्लेसमेंट, जीन सुधार और जीन ऑगमेंटेशन। ठीक है ना? तो सबसे आसान जो विधि है इसमें वो है आपका जीन ऑगमेंटेशन, सबसे आसान विधि। ठीक है, अब वर्तमान में जो जीन थेरेपी की जाती है वह 2 स्तरों पर किया जाता है। ठीक है, या हम टाइप्स भी कह लें। अगर हम इसके टाइप्स की कर लें कि जीन उपचार कितने प्रकार का होता है, तो जीन उपचार 2 प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं सोमैटिक जीन थेरेपी और दूसरे को हम बोलते हैं जेनेटिक जीन थेरेपी। ठीक है, सोमैटिक जीन उपचार, या आप इसको लिख सकते हो कायिक जीन उपचार। कायिक, सोमैटिक सेल होता है, कायिक जीन उपचार। तीसरा होता है जेनेटिक जीन थेरेपी, इसको हम बोलते हैं जननिक जीन उपचार। अब जो सोमैटिक जीन थेरेपी है इसमें क्या करते हैं
कि इसमें जीन को कायिक कोशिकाओं के अंदर डालते हैं, इसमें जीन को कायिक कोशिकाओं के अंतर्गत डालते हैं, या कायिक कोशिकाओं के अंदर डालते हैं, ठीक। और जेनेटिक जीन थेरेपी क्या होता है कि इसके तहत, यानी इसका जो प्रयोग होता है वो जाइगोट स्तर पे होता है, यानी इनका इस्तेमाल युग्मक स्तर पर किया जाता है, ठीक। यानी जो सोमैटिक जीन उपचार होता है ये कहां होता है, ये आपके कायिक कोशिकाओं में होता है, कायिक कोशिकाओं में, और ये कहां पे होता है, आपके भ्रूण युग्मक, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है, थोड़ा सा समझिएगा इसका। दोनों में बड़ा डिफरेंस ये है ना, कि जो कायिक कोशिका और जनन कोशिका, तो मान लीजिए, हमें ही ले लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए हम हैं, हमारे बाल झड़े हुए हैं, है ना, तो हम चाहते हैं कि अब ये बाल हमारे अंदर ग्रोथ करे, तो हम जीन को कहां डालेंगे, कायिक कोशिका। तो कायिक कोशिका में डालेंगे तो वो बाल झड़ने वाले जीन, विधि कोई भी अपना सकते हैं हम, चाहे जीन करेक्शन हो, चाहे जीन रिप्लेसमेंट हो, चाहे जीन ऑगमेंटेशन हो, ठीक है। तो कायिक कोशिका में अगर हम जीन का ट्रांसप्लांट करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये सिर्फ हमारी ही पीढ़ी तक रह जाएगा, अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा। अगली पीढ़ी में यही लक्षण जाने के लिए हमको किस में बदलाव करना पड़ेगा, जाइगोट स्तर में बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो जीन उपचार विधि है, जो सोमैटिक जीन थेरेपी है आपकी, तो सोमैटिक जीन थेरेपी में उसी पीढ़ी तक इलाज पॉसिबल रहता है, लेकिन जो आपका जेनेटिक जीन थेरेपी है, जेनेटिक जीन थेरेपी में आपका पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, चलता रहता है। समझा कि नहीं, टफ तो नहीं लग रहा है ना? यही अंतर होता है सोमैटिक और जेनेटिक में। सोमैटिक जीन थेरेपी का जो उपचार होता है वो उसी पीढ़ी तक सीमित रहता है, वो अगली पीढ़ी में नहीं जाता है, लेकिन जो जेनेटिक जीन थेरेपी का उपचार होता है वो अगली पीढ़ी में भी जाता है। इसी को हम बोलते हैं जीन उपचार। लेकिन अब जो एडवांस तकनीकी आई है, एडवांस तकनीकी के तहत क्या होता है, ये पुरानी जो तकनीकी थी जिसमें हमको चाहे सोमैटिक करना हो चाहे जेनेटिक करना हो, हमको एक वाहक की जरूरत होती थी, बैक्टीरिया की जरूरत होती थी, वायरस की जरूरत होती थी, ठीक है। लेकिन अब जो एडवांस तकनीकी आई है, एडवांस तकनीकी के तहत जीन उपचार में न हमको वायरस की जरूरत है, न हमको बैक्टीरिया की जरूरत है, ये सिंपल इंजेक्शन के माध्यम से सीधे शरीर में क्या हो जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। सोनम जी, जो तीसरा है आपका जीन ऑगमेंटेशन। जीन ऑगमेंटेशन में क्या होता है कि जो विकृत जीन है, जो खराब जीन है, इसी खराब जीन के साथ, उसको हम हटाते नहीं हैं, उसी के साथ हम एक स्वस्थ और स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले जीन को हम डाल देते हैं, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए गुणों को क्या करता है, व्यक्त करता है, और जो खराब जीन है उसके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। यानी खराब जीन के कैरेक्टर को क्या कर लेता है, दबा देता है, और जो स्वतंत्र रूप से जो नया जीन हम उसके ऊपर डाल देते हैं वह कार्य करने लगता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं जीन ऑगमेंटेशन, ठीक है, वृद्धि आवर्धन। जीन करेक्शन जो होता है, जीन के आणविक विकार में सुधार करके, जीन के आणविक विकार में जो हम सुधार करते हैं उसके वजह से जो लक्षण उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं जीन करेक्शन। आणविक सुधार का मतलब जीन के नाइट्रोजन क्षार में जो गड़बड़ी हो गई है, उसके फास्फेट में जो गड़बड़ी हो गई है, उसके सुगर मॉलिक्यूल में जो गड़बड़ी हो गई है, ठीक है। विशेष तौर से जो गड़बड़ियां होती है वो नाइट्रोजन क्षार में ही होती हैं, तो नाइट्रोजन क्षार में जो गड़बड़ी होगी उसको ठीक करना कहलाता है जीन करेक्शन। आसान नहीं होता, ये बहुत टफ होता है, ठीक है ना।
और जीन रिप्लेसमेंट पूरे के पूरे जीन को बदल देते हैं। जीन करेक्शन में जीन में जो गड़बड़ी होती है उसको ठीक करते हैं, उसके आणविक विकार को ठीक करते हैं, मॉलिक्यूलर स्टेटस को। और जीन ऑगमेंटेशन में क्या होता है कि विकृत जीन के साथ साथ हम वहीं पे उसी स्थान पर स्वस्थ जीन को डाल देते, जैसे जीन क्लोनिंग आपको बताया था, एग्जैक्ट बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। और ग्लाइवेरा पहली जीन थेरेपी 2013 में लाई गई थी लिपोप्रोटीन डिफिशियंसी, लिपोप्रोटीन लाइपेज डिफिशियंसी डिजीज के लिए। जीन उपचार की जो प्रक्रिया है वो 3 विधि से कराई जाती है, जीन रिप्लेसमेंट, जीन करेक्शन और जीन ऑगमेंटेशन। जीन उपचार के 2 तरीके होते हैं, पहला सोमेटिक जीन उपचार, दूसरा जेनेटिक जीन थेरेपी। सोमेटिक जीन थेरेपी में क्या होता है, जीन को कायिक कोशिका में डाला जाता है, तो इसकी वजह से जो लक्षण प्रोड्यूस होंगे, पैदा होंगे, वो उसी पीढ़ी तक रहते हैं, अगली पीढ़ी में नहीं जाते। लेकिन जेनेटिक जो जीन थेरेपी होती है, ये जाइगोट लेवल पे इसमें बदलाव किया जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, ठीक है। बेनिफिट क्या होगा इसका, अगर हम जीन थेरेपी की लाभ की बात करें, तो जीन थेरेपी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बीमारियों का अस्थायी इलाज पॉसिबल हो जाता है, बेनिफिट है इसका। दूसरा, इलाज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक। और इसके द्वारा गंभीर बीमारियों का भी इलाज पॉसिबल है, क्लियर। नॉर्मली जो बेनिफिट है, पहला, शरीर का अस्थायी इलाज, बीमारियों का अस्थायी इलाज पॉसिबल है। दूसरा, लगभग 600 बीमारियां ऐसी हैं जिनका जीन उपचार द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है। दूसरा, इलाज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और तीसरा, गंभीर बीमारियों का भी इलाज पॉसिबल है, ठीक है। ये तो फायदा हो गया। इसके नुकसान भी हैं। नुकसान में पहला चलते हैं, जीन की सटीक जानकारी का अभाव अभी भी है। आप ये कहिए कि मनुष्य के अंदर कितने जीन हैं, सटीक जानकारी मिल चुकी है, तो ये बिल्कुल दिग्भ्रमित है। जीन की सटीक जानकारी का अभाव है। दूसरा, जीन उपचार की सफलता की दर अभी कम है, ठीक। जीन उपचार के सफलता की दर अभी कम है। तीसरा नुकसान ये होता है, जो हम जीन प्रतिस्थापित कर रहे हैं उसके अनियंत्रित होने का खतरा बना रहता है। जो जीन प्रतिस्थापित कर रहे हैं उसके अनियंत्रित होने का खतरा बना रहता है। और चौथा इसका नुकसान यह है कि जो दूसरा जीन है, जो बाहर से जीन हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, दूसरा जीन दूसरे जीन को शरीर ग्रहण करेगा या नहीं, यह भी एक चुनौती है। दूसरे जीन को शरीर ग्रहण करेगा भी या नहीं, यह भी एक चुनौती हमेशा बनी रहती है, क्योंकि किसी भी शरीर का नेचर जो होता है, वो सबके बॉडी का एक नेचर तो बड़ा कॉमन होता है, और वो कॉमन ये है कि शरीर अपने अंदर किसी भी चीज को अस्थायी रूप से रहने नहीं देता, वो तुरंत उसको क्या करता है, बाहर निकालता है। तो इसी तरीके से जब हम बाहर के जीन को लाएंगे तो हमारा शरीर उसको ग्रहण करेगा कि नहीं ग्रहण करेगा, ये एक चुनौती बनी रहती है, ठीक है। तो ये आपके जीन थेरेपी के क्या है, नुकसान है, ठीक। अब इस जीन थेरेपी द्वारा कुछ रोगों का अस्थायी इलाज भी किया गया है, जिसमें पहला रोग हम लोगों ने देखा था, कौन सा, LP-LD, लिपोप्रोटीन। अच्छा ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूं, क्या है दीपक जी, हाँ, नुकसान फिर से बोलना है। हाँ, तो नुकसान में पहला पॉइंट आप देख लीजिएगा, जीन की सटीक जानकारी का अभाव हो गया। दूसरा,
जीन उपचार की सफलता की दर कम है। तीसरा, प्रतिस्थापित जीन के अनियंत्रित होने का खतरा बना रहता है। ठीक है। चौथा, दूसरा जीन हमारा शरीर ग्रहण करेगा कि नहीं ग्रहण करेगा, यह भी एक चुनौती बनी रहती। ठीक है। 4 ये नुकसान है। अब इस जीन थेरेपी के द्वारा जो उपचार किया गया है, पहला डिजीज आपका लिपोप्रोटीन लाइपेज डिफिशियंसी, पहला रोग था जिसमें व्यक्ति का ब्लड किया जाता है, व्हाइट हो जाता है। ठीक है। और यह होता क्या है, चलिए लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा, महत्वपूर्ण रोग जिसे जीन उपचार द्वारा सफलतापूर्वक दूर किया गया। महत्वपूर्ण रोग जिसे जीन उपचार द्वारा सफलतापूर्वक दूर किया गया, वह पहला रोग है आपका LPLD। कंफ्यूज मत होना, डिजीज भी बोलते हैं, डिफिशियंसी भी बोलते हैं। ठीक है। ठीक। लिपोप्रोटीन लाइपेज डिजीज या डिफिशियंसी बोलते हैं। यह एक दुर्लभ रोग है। इसमें मनुष्य के शरीर का जो SCID, ये क्या होता है? हाँ अमन जी बताइए, SCID क्या होता है? हमें नहीं जानकारी है इसकी। बॉल ब्ली बॉय, सॉरी मुझे इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। जीन उपचार लिपोप्रोटीन लाइपेज डिजीज या डिफिशियंसी है। SCID का फुल फॉर्म लिखो ना, जो आपने SCID लिखा है वो कौन सी डिजीज है? ये आपकी बोले ब्ले जो बॉय लिखे हो, ये तो कॉमन रूप से उसको कहा जाता होगा। अरे रोहन जी नोट्स प्रोवाइड होंगे टेक्नोलॉजी का, काहे आप परेशान हो रहे हैं? होंगे नोट्स प्रोवाइड होंगे। चलिए, तो यह एक प्रकार का दुर्लभ रोग जिसमें ब्लड क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, क्योंकि भोजन का पाचन, और व्हाइट क्यों होता है ये भी जान जाइए, क्योंकि इसमें जो भोजन का जो पाचन होता है, सेवर, एक मिनट, सेवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, अच्छा ठीक है, हाँ समझ में आ गया। लेकिन इसका जो जीन उपचार द्वारा इसका इलाज किया गया है, पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं है इसकी अभी, हो सकता है किया गया हो, मुझे नहीं पता है। अब देखो, जो नहीं पता होता है वो मैं आपको बता देता हूं, और मैं भगवान तो हूं नहीं कि मुझे सब कुछ पता ही रहना होगा, है ना। रोज कुछ न कुछ चीजें आती रहती हैं, और ये मुझे कहने में संकोच नहीं होता है कि ये मुझे नहीं पता है। हाँ, बट मैं आपको बता सकता हूं। अनमोल जी,
अनमोल जी, डिपेंड ये करेगा कि जो कैरेक्टर हैं, देखो सिंपल सा, ज्यादा इसमें टर्मिनोलॉजी में आप मत पढ़िए और ज्यादा इसके टेक्नोलॉजी में मत घुसिए, ठीक है। जितना टेक्नोलॉजी में आप घुसेंगे उतना ही आप डिस्टर्ब होंगे, अगर आप बायोटेक या बायो के स्टूडेंट नहीं होंगे तो, ठीक है। तो सिंपल सा बस इतना आप समझिएगा कि कोई भी लक्षण अगर आपके जर्म लाइन कोशिका पे यानी स्पर्म सेल या एग सेल के गुणसूत्रों पर है तो अगली पीढ़ी में जाना ही जाना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर वो जीन आपके कायिक कोशिका पे है तो उसी पीढ़ी में रहेगा, लेकिन अगर आपके वो जनन कोशिका पे है तो अगली पीढ़ी में उसको जाना ही जाना है, ठीक है। तो अब कोई भी लक्षण, जो लक्षण उसके जनन कोशिका पे होगा वही अगली पीढ़ी में जाएगा, बाकी कोई अगली पीढ़ी में लक्षण नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे आपने सुपर 30 देखा होगा ना, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, है ना, देखा है कि नहीं? नहीं देखा है मूवी? हाँ देखोगे कैसे, बीरा दी वेडिंग देख चुके होगे, सुपर 30 तो देखा नहीं होगा। जो अच्छी मूवी होती है वो देखते नहीं है। चलिए आइए, हो गया। तो जो लिपोप्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज है, ये जो हाँ अच्छी मूवी है, मैंने भी कई बार देखी है इसको। इसमें व्यक्ति का जो ब्लड होता है व्हाइट हो जाता है, और क्यों व्हाइट हो जाता है? क्योंकि इसमें जो पाचन होता है, भोजन का पाचन छोटी आंत में न होकर पैंक्रियाज में होने लगता है, अग्न्याशय में होने लगता है, जिसके कारण वसा का पाचन नहीं हो पाता है और रक्त कैसा दिखने लगता है? सफेद दिखने लगता है। उसी रोग को हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन लाइपेज डिफिशियंसी या फिर डिजीज। यानी इस केस में क्या होता है कि जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो छोटी आंत में ना होकर कहां होने लगती है? अग्न्याशय, पैंक्रियाज में, जिसके फलस्वरूप वसा का पाचन नहीं हो पाता। अच्छा ठीक है, स्लो ही बोल रहा हूं। इस रोग में क्या होता है, व्यक्ति का जो ब्लड होता है वो व्हाइट हो जाता है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि व्यक्ति के अंदर जो पाचन की प्रक्रिया है वह छोटी आंत के बजाय अग्न्याशय में होने लगती है, और अग्न्याशय में पाचन की प्रक्रिया होने के कारण वसा का पाचन नहीं हो पाता है, और वसा का पाचन न होने के कारण व्यक्ति का ब्लड जो होता है वो कैसा हो जाता है? सफेद हो जाता है, ठीक। अब इसके अब इसके उपचार के लिए जो आपका लिपोप्रोटीन लाइपेज डिफिशियंसी जो डिजीज है, इसी के उपचार के लिए वाहक के रूप में वायरस का इस्तेमाल किया गया था। उस वायरस का नाम था एडिनो वायरस, ठीक है। इस वजह से कभी कभी इस रोग को हम AAV भी बोलते हैं, इसी को AAV भी बोलते हैं, यानी एडिनो एसोसिएटेड वायरस थेरेपी। यानी इस रोग में वाहक के रूप में हम क्या इस्तेमाल किए थे? एडिनो वायरस का इस्तेमाल किए थे, ठीक है। तो ये जो एडिनो वायरस का वाहक के रूप में इस्तेमाल किया गया, उसी वजह से इस रोग को हम AAV भी रोग बोलते हैं, यानी एडिनो एसोसिएटेड वायरस थेरेपी, AAV भी कहा जाता है। क्लियर? तो पहला रोग कौन सा था आपका? LP LD। दूसरी जीन थेरेपी की रोग है सिस्टिक फाइब्रोसा। दूसरा रोग सिस्टिक फाइब्रोसा, ठीक। सॉरी, हाँ ठीक है, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सिस्टिक फाइब्रोसा बोलते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसा
एवीवी का फुल फॉर्म है एडिनो एसोसिएटेड वायरस थेरेपी, एडिनो एसोसिएटेड वायरस थेरेपी। ठीक। दूसरा रोग है सिस्टिक फाइब्रोसा। इसमें क्या होता है कि यकृत में सॉल्ट बनने लगता है। इस रोग में क्या होता है, यकृत यानी लीवर में सॉल्ट बनने लगता है। तीसरा रोग है आपका लिपिड डिसऑर्डर। लिपिड डिसऑर्डर, लिपिड डिसऑर्डर का मतलब कि इस रोग में शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है। 3 रोग जिसका सफलतापूर्वक जीन उपचार विधि द्वारा, ठीक है, जीन उपचार विधि द्वारा किया गया। डिजीज और भी हैं, बट आपके अभी तक एग्जाम में एलपीएलडी को ही पूछा गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसको कई बार पूछा गया। ये था आपका जीन उपचार, जीन उपचार की विधि, और जीन उपचार की विधि के बाद टाइप्स, उसके फायदे, उसके नुकसान और कुछ आपके रोग। ठीक। इसी जीन उपचार से रिलेटेड है, कभी कभी टर्म इस्तेमाल आता है जीन एडिटिंग। क्या क्वेश्चन है भाई? विवेक जी, मैंने बताया था ना कि जिस रोग, जो आनुवंशिक रोग हैं, आनुवंशिक रोगों का इलाज जीन उपचार विधि द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी तो उसको जीन उपचार से हम ठीक कर सकते हैं, दवाएं उस पर प्रभावी नहीं होती हैं, है ना। आप मुझे ही देख लो, बाल झड़े हुए हैं, है ना, लाओ तुम दवा मेरे बाल को उगा दे, ऐसी कोई दवा नहीं है, कोई दवा नहीं। ठीक है, लेकिन अभी हम जीन उपचार कर लें तो बाल हमारे आने लगेंगे, ग्रोथ होने लगेगा। ठीक है, तो आनुवंशिक बीमारियों का जो इलाज है वो जीन उपचार द्वारा ही संभव है, नॉर्मल दवाओं द्वारा संभव नहीं। अब जीन एडिटिंग क्या है? ये जीन एडिटिंग बिल्कुल जीन उपचार की तरह है, बस शब्दों का फेरबदल। ठीक है, शब्दों का फेरबदल आप समझ रहे हो ना। आपके घर में आपकी सिस्टर है ना, तो और ट्रांसप्लांट से क्या होता है कि जो बाल हम डालते हैं, हेयर जो ट्रांसप्लांट करते हैं, उनकी नॉर्मली ग्रोथ नहीं होती। ठीक है ना, एज इट इज वो उसी तरीके से पड़े रहते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है कि आपकी जो स्किन होती है ना, इस स्किन की पोर्स को छील दिया जाता है, फिर उसकी जगह एक नए बाल को लगा दिया जाता है, फिर रिपेयर कर दिया जाता है। तो जरूरत क्या है? अब भाई, जो आपका जैसा प्रोफेशन है आप वैसा फिर कर सकते हैं। अगर आप एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, तो आप ट्रांसप्लांट करिए। हमारे जैसा व्यक्ति बाल की ग्रोथ कराकर क्या करेगा? ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन उस बाल की जो ग्रोथ होती है वो पॉसिबल उतनी नहीं होती है। नहीं तो अगर, लेकिन देखो, जितने भी हेयर ट्रांसप्लांट तकनीकियां हैं, आप ये जान जाओ कि इनका आने वाले समय में साइड इफेक्ट होना तय है, क्योंकि ये आपके ब्रेन सेल्स को डिस्टर्ब करने लगती है ना। सुंदर दिखने की चाहत में हम वो कर लेते हैं। आप ये क्यों, आप जितने भी एक्ट्रेस को देखिए अपने हॉलीवुड या बॉलीवुड में,
सारे एक्टर्स ब्लड कैंसर या किसी न किसी कैंसर से क्यों पीड़ित होते हैं? रीजन होते हैं कि अपनी सुंदरता को मेंटेन रखने के लिए कई प्रकार की दवाओं का सेवन करते हैं। और एक बात और मैं आपको सत्य बता दे रहा हूं कि कोई भी ऐसी एक्टर और एक्ट्रेस नहीं है जो ड्रग्स का सेवन नहीं करती होंगी। कोई भी जो पाक साफ बन के घूमते हैं ना, वो भी। रीजन क्या होता है कि इतना स्ट्रेस होता है, वो इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो ड्रग्स वगैरह का सेवन करते रहते हैं। तो अब ये जो दवाओं का वो जो सेवन करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है आप जानते ही हैं कि इतने, आप देखिए अच्छे खासे पैसे वाले लोग पंखे से लटक के मर जाते हैं, है? होता है। इतना भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि अपना जीवन समाप्त कर देना चाहिए, और जो तुम्हारा जीवन समाप्त करे उसको सीधे गोली उड़ा दो, मार दो। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई इफ बट होना ही नहीं चाहिए। तुम्हें लगे कि उससे तुम्हें जीवन को खतरा है तो उसको ही खत्म कर दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो ये जो ट्रांसप्लांट होता है, ये कहीं ना कहीं से आपको मानसिक तनाव क्रिएट जरूर करता है। पॉसिबल है, हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। अब तो नई तकनीकी भी आ गई है। हाँ, बोटॉक्स का इंजेक्शन लेते हैं, स्किन जो होती है उससे टाइट रहती है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो फेस होता है वो फोटोजेनिक हो जाता है, कैमरा फेसिंग अच्छी होती है। तो आप जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस हैं, आप देखिए ना, मूवी में देखते हैं तो कुछ और होता है, कभी रियल में उनको देख लीजिए। अगर इनको देखना है ना, तो जो गणेश पूजा वगैरह होता है, जो अपने घर पे लोग पूजा करते हैं ना, उस समय इनको देख लीजिए तो पता चल जाएगा, है ना। जैसे अभी हाल में कभी कभी करीना कपूर की फोटो निकल जाएगी, आप देख लीजिएगा वो कैसी है। अब मूवी में आ जाएंगी तो लगेगा कि अभी 10-12 किलो की है। जो जीरो फिगर इन्होंने दिया, उस जीरो फिगर ने तो पूरे हमारे देश को कबाड़ा कर दिया। जितना ज्यादा पतला होने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा तुमको कैंसर होगा, है ना। भगवान ने सुंदर सा शरीर दिया हो, खाओ पियो और मस्त रहो, शरीर को स्वस्थ रखो, दुबला नहीं, स्वस्थ रखना है। दुबला पतला, अब इतना भी दुबला मत हो जाओ कि ट्रक भी बगल से गुजरे तो हम स्कूटी सहित उड़ जाए। क्या फायदा वैसा दुबला दिखने को। खैर, जीन एडिटिंग कुछ नहीं है, ये भी क्या है, एक प्रकार से जीन उपचार का ही एक तरीका है। देखो नाम क्या है इसमें, जीन। एडिटिंग का मतलब क्या है, ऐड करना, ठीक है। चलो, तो यह एक जीनोम एडिटिंग तकनीकी है, जिसमें क्या होता है, देखो शब्दों का फेर है और कुछ नहीं है। ये भी एक प्रकार की जीन अभियांत्रिकी तकनीकी है। इसमें क्या होता है, जब देखो डीएनए है ना, ये डीएनए है, ये मान लो विकृत जीन है, हम इसको काट कर क्या करते हैं, निकाल देते हैं, और इसकी जगह हम क्या करते हैं, स्वस्थ जीन को यहां पर क्या कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यही किसी भी डीएनए में स्वस्थ जीन को जोड़ना ही क्या कहलाता है, जीन एडिटिंग कहलाता है, ठीक। और जीन एडिटिंग हो गया, किसमें हुआ, डीएनए में हुआ। और अगर डीएनए में हुआ, विशेष तौर से आपके जननिक कोशिकाओं में हुआ, स्पर्म या एग सेल में हुआ, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करेंगी, चलती जाएंगी। तो जीन एडिटिंग का मतलब होता है कि विकृत जीन की जगह किसी नए जीन को ऐड करना। क्लियर, समझ में तो आ रहा है। तो जीन एडिटिंग कुछ नई चीज नहीं है, नए जीन को ऐड करना ही क्या कहलाता है, आपकी जीन एडिटिंग, ठीक है। और इस तकनीकी में से क्या होगा, आनुवंशिक बीमारियों का क्या हो गया, आनुवंशिक बीमारियों का इलाज होगा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाएंगी। वर्तमान में जो जीन एडिटिंग की सबसे प्रचलित तकनीकी है, वो किसमें की जाती है, सोमैटिक सेल में की जाती है। जेनेटिक सेल में इसलिए नहीं हो सकता है, भ्रूण में इसलिए हम नहीं करते हैं क्योंकि इसकी वजह से भ्रूण हत्या की भी संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इसलिए जितने भी जीन एडिटिंग की जाती है वो मैक्सिमम किस पे की जाती है,
सोमैटिक सेल यानी कायिक कोशिकाओं में ही की जाती है, ठीक है। और इसी जीन एडिटिंग का एक सबसे प्रचलित और सबसे आसान तरीका है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्पर। ठीक, तो क्रिस्पर क्या है? एक प्रकार से जीन एडिटिंग का आसान तरीका, ठीक है। एक ही है, हम ये भी कह सकते हैं कि देखो जीन एडिटिंग, देखो जीन रिप्लेसमेंट क्या होता है कि खराब जीन को निकालकर पुराने जीन को हम रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है, प्रतिस्थापन। जीन एडिटिंग का मतलब क्या है? जीन को जोड़ना, ठीक है। एक तरीके से आप दोनों को सेम कह सकते हो, लेकिन हमने शुरू में क्या बोला था? सिर्फ शब्दों का फेरबदल है। जीन को जोड़ना कहलाता है जीन एडिटिंग, और जीन को हटाकर फिर नए एक जीन को लाना कहलाता है जीन प्रतिस्थापन। जीन एडिटिंग में क्या होता है कि खराब जीन को हम उसी तरीके वहीं पर रखकर हम यहां पे नए जीन को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो शब्दों का केवल फेरबदल है और कुछ नहीं। तो अब जो जीन एडिटिंग होगी, खराब जीन की जगह नए जीन को ऐड करना। तो सिर्फ अगर हम ऐड करने की बात करेंगे तो हम कहेंगे जीन एडिटिंग, ठीक है। तो इसी जीन एडिटिंग का एक सबसे विकसित और प्रचलित तकनीकी है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्पर। आइए चर्चा करते हैं क्रिस्पर। क्रिस्पर तकनीकी फुल फॉर्म होता है इसका क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटर स्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। जितना बड़ा नाम उतना खतरनाक काम, ठीक है। क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। आ रहे
आइए चलिए देखते हैं। देखो जो ये क्रिस्पर तकनीकी है, ये मूल रूप से किसमें पाई जाती है? बैक्टीरिया, जीवाणु। ठीक है, बहुत सिंपल है, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना दिमाग पे, बहुत आसान है ना? क्रिस्पर तकनीकी AAV नाम है उसका, एडिनो एसोसिएटेड वायरस थेरेपी। अब देखिए, जो क्रिस्पर तकनीकी है ना, ये जीवाणुओं में नेचुरली पाई जाती है। जब इस जीवाणु के ऊपर कोई वायरस हमला करता है, यानी कि जब इस जीवाणु के ऊपर जब कोई विषाणु हमला करता है, तो इस विषाणुओं से बचाव के लिए जो जीवाणु जिस तकनीकी का इस्तेमाल करता है, वही तकनीकी कहलाती है क्रिस्पर तकनीकी। तो बैक्टीरिया क्या करता है कि जब ये वायरस इस बैक्टीरिया के अंदर पहुंचता है, तो जीवाणु अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा एक आरएनए का निर्माण करता है, जिसको हम बोलते हैं जीआरएनए। इसको हम बोलते हैं गाइड आरएनए। कौन निर्माण करता है? जीवाणु। ठीक है, जैसे ही वायरस इसके ऊपर अटैक करता है, जो जीवाणु होता है, जीवाणुओं के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया पाई जाती है। और मैंने बताया था ना, याद करो, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? प्रोसेस। जब डीएनए आरएनए में बदलता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब कभी आरएनए से डीएनए बदलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। याद आया? साइटोलॉजी में मैंने इसको बताया था। ठीक है, तो जैसे ही कोई वायरस इस जीवाणु पर हमला करता है, तो ये जीवाणु क्या करता है? तुरंत ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के द्वारा एक गाइड आरएनए का निर्माण करता है। ये गाइड आरएनए क्या करता है? उस विषाणुओं को पहचानता है, उस विषाणुओं को पहचानता है। और जैसे ही गाइड आरएनए उस विषाणु को पहचानेगा, तुरंत जो जीवाणु का प्लाज्मिड है एक विशेष एंजाइम्स का निर्माण करेगा, जिसको हम बोलते हैं Cas9 एंजाइम। ये जो Cas9 एंजाइम है, ये क्या काम करेगा? उस वायरस को नष्ट कर देगा। ठीक है, तो क्रिस्पर Cas9 या क्रिस्पर, इसीलिए हम इस क्रिस्पर तकनीकी को कभी कभी क्या बोलते हैं? क्रिस्पर Cas9 तकनीकी भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिस्पर Cas9 तकनीकी के दो भाग, पहला ए पार्ट गाइड आरएनए और दूसरा पार्ट आपका Cas9 एंजाइम। अगेन मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, जब कोई वायरस किसी बैक्टीरिया पे हमला करता है, और ये नेचुरल प्रोसेस है बैक्टीरिया के अंदर, क्या है आपका? नेचुरल प्रोसेस होता है बैक्टीरिया के अंदर। जब किसी जीवाणु के ऊपर कोई वायरस हमला करता है, तो वह जीवाणु ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के द्वारा गाइड आरएनए का निर्माण करता है, और यह गाइड आरएनए क्या करता है? उस वायरस को पहचानता है। वायरस का मतलब उसके जेनेटिक लेवल को, यानी उसके डीएनए को पहचानता है या उसके आरएनए को पहचानता है। और जैसे ही पहचानता है, तुरंत उस पहचाने हुए आरएनए पर, यानी जो गाइड आरएनए जिस विषाणुओं के डीएनए को पहचाना, उसको क्या करता है? यही Cas9 एंजाइम नष्ट कर देता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्रिस्पर तकनीकी। अब क्रिस्पर तकनीकी के दो पहलू, गाइड आरएनए और Cas9 एंजाइम्स, या इसको हम बोलते हैं Cas9 प्रोटीन। तो ये प्रक्रिया कहां हुई? बैक्टीरिया के अंदर, और स्वाभाविक रूप से ये होती है। ठीक है, अब ह्यूमन के अंदर क्या होता है? अपने अंदर हम देखें,
ये डीएनए पार्ट, बनाना नहीं है, आप बस देखो एक बार, समझ लोगे तो अपने आप करो। अब मान लीजिए कि डीएनए का ये जो सेगमेंट है हमारा, खराब, तो जाहिर सी बात है कि डीएनए का अगर यह जीन खराब है, ठीक है, तो इस जीन को निकालना होगा। तो इस जीन को निकालने के लिए हम क्या अपनाएंगे? क्रिस्पर तकनीकी। तो क्रिस्पर तकनीकी क्या कर रही है? जो वायरस को नष्ट कर रही है। उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग में अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये जो क्रिस्पर तकनीकी जो है वो क्या काम करेगी? डीएनए के विशिष्ट खंड को क्या करेगी? डिस्ट्रॉय करेगी, है ना। मान लीजिए कोई वायरस यहाँ आपके अंदर आ गया और वो वायरस डीएनए के इसी पार्ट पे क्या हो गया? चिपक गया, यानी यह आपका जो डीएनए हो क्या हो गया? विकृत हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? इसमें क्रिस्पर अप्लाई करेंगे। तो क्रिस्पर जब अप्लाई करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के तहत क्या पहले बनेगा? जी आरएनए बनेगा, गाइड आरएनए बनेगा। ये गाइड आरएनए क्या करेगा कि ये विकृत जीन की पहचान करेगा, जो खराब जीन है उसको क्या करेगा? पहचानेगा, और पहचान करके क्या करेगा? ये उसी के ऊपर बाइंड कर लेगा, अपने आप बांध लेगा उसको, केवल विकृत जीन को। कौन? गाइड आरएनए। जैसे ही गाइड आरएनए इस विकृत जीन को बांधेगा, तुरंत इसी के तहत बनने वाला दूसरा केस9 एंजाइम, केस9 एंजाइम्स या प्रोटीन, ये क्या काम करेगा? इस पूरे जो विकृत जीन है, इस पूरे विकृत जीन को, ये क्या हो गया आपका? केस9 एंजाइम्स, इस पूरे विकृत जीन को ही क्या करेगा? काट कर अलग कर देगा। क्या कर देगा? काट कर अलग कर देगा, है। तो क्रिस्पर केस9 टफ है? नहीं ना, बहुत आसान है कि नहीं? देखो इसको ठंडा लग रहा है, टोपी ओपी लगा के बैठी, ठीक है। तो क्रिस्पर केस9 क्या है कि क्रिस्पर केस9 तकनीकी एक ऐसी तकनीकी है जो डीएनए के विशिष्ट खंड को काटने के काम आती है। सेल के अंदर बनेगा, डीएनए के अंदर बनेगा केस9 एंजाइम्स, ठीक है। हाँ देखो विशाल जी, ये जो क्रिस्पर केस9 तकनीकी है ना, ये बैक्टीरिया में नेचुरली पाई जाती है। तो जैसे बैक्टीरिया अपने वायरस से अपने आप को बचाव करता है और अपने डीएनए को सुरक्षित करता है, तो ठीक उसी तरीके से हमारे डीएनए पर अगर कोई चीज आके चिपक जाए या डीएनए का कोई पार्ट विकृत हो जाए, तो इसी बैक्टीरिया के क्रिस्पर केस9 तकनीकी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? उसको हटा सकते हैं। बिल्कुल, केस9 एंजाइम खुद बनेगा बॉडी में, ठीक है, खुद बनेगा। अगर हम क्रिस्पर तकनीकी को अप्लाई करेंगे, ठीक है, उस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को हम डालेंगे तो वो बॉडी में हमारे नेचुरली बनेगा और डीएनए के उसी पार्ट को अलग करेगा जो पार्ट आपका विकृत होता है। हाँ बिल्कुल, उसका मैनेज तो अच्छा है, उसके मैनेज को तो हम बिगाड़ देते हैं ना, ठीक है। तो ये तकनीकी होती है क्रिस्पर तकनीकी, और इस क्रिस्पर तकनीकी का लाभ आपका ये है कि इसमें अंडाणु या शुक्राणु या स्वयं भ्रूण की
डीएनए एडिटिंग द्वारा रोग पैदा करने वाले जीनों का निवारण किया जा सकता है, ठीक है। और इससे भविष्य में आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं उनके अंदर नए गुणों को हम भेज सकते हैं। इसके द्वारा हम जीन प्रतिस्थापन भी कर सकते हैं, जो कि आजीवन संक्रमण के विरुद्ध क्या होगा, प्रतिरक्षा प्रदान करेगा। क्लियर। तो क्रिस्पर तकनीकी को अगर बेहद सरल शब्दों में अगर आप जानना चाहें, ठीक है, कि कुछ और भी कुछ लोगों को थोड़ा सा टिपिकल लगता है कि क्रिस्पर तकनीकी है क्या, तो सिंपल सी चीज है। क्रिस्पर तकनीकी को बस इतना जान जाइएगा कि ये एक जीनोम एडिटिंग तकनीकी है, डीएनए के विशिष्ट खंडों को काटने का एक सिस्टम, बस और कुछ नहीं, ज्यादा मत जानिएगा। अगर तो एक डीएनए के विशिष्ट खंडों को क्या करती है, ये काटने का काम करती है। नेचुरली ये पाई जाती है कहां, आपके बैक्टीरिया, ठीक है। अब इसके नुकसान की भी चर्चा कर ली जाए। हाँ, बेनिफिट तो ये है कि इससे हम क्या कर सकते हैं प्रियंका जी, कि शुक्राणुओं में, अंडाणुओं में या भ्रूण में हम आनुवंशिक परिवर्तन कर सकते हैं, और ये आनुवंशिक परिवर्तन अस्थायी होंगे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगे। जीन प्रतिस्थापन भी कर सकते हैं, बच्चे को आजीवन संक्रमण के विरुद्ध हम बचा सकते हैं, आजीवन उसको संक्रमण विहीन कर सकते हैं। और इसी जीन एडिटिंग क्रिस्पर तकनीकी का प्रयोग करके ही चाइना में एचआईवी रहित डिजाइनर बेबी को पैदा किया गया था, जो कि एक इल्लीगल था, ठीक है। इल्लीगल इस तौर पे कहा जा सकता है कि आज हम इससे क्या कर रहे हैं कि एचआईवी रहित बच्चा पैदा कर रहे हैं। कल को यह भी हो सकता है कि हम उसमें अपने मन चाहे गुणों को भी विकसित करके बच्चा पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसी क्रिस्पर तकनीकी के तहत जीन डोपिंग, ठीक है, हाँ बिल्कुल इल्लीगल काम किया है उसने। इल्लीगल इसलिए काम किया है कि ह्यूमन के भ्रूण में किसी भी प्रकार की जीन एडिटिंग को बैन किया गया है, किसी भी प्रकार की जीन एडिटिंग को बैन किया गया। विशाल जी, पूरी दुनिया पर नजर रखने वाला हमारे पास भी सैटेलाइट है ना। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया पे नजर रखने वाला सैटेलाइट हमारे पास भी नहीं है, हमारे पास भी सैटेलाइट है, OS1 अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट, ठीक है, जो भी हाल ही में लॉन्च किया गया था PSLV C49 से, जो PSLV का 51वां मिशन था, वह भी एक अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट है, ठीक है। वह भी पूरी दुनिया पे नजर रख सकता है, दिन और रात दोनों कंडीशन में फोटो लेने में सक्षम है। तो कहीं से हम भी पीछे नहीं है, बट फर्क इतना है कि जो विदेशी मीडिया होती है अपनी चीजों को कुछ बढ़ा चढ़ा कर प्रेजेंट करती है, हमारी मीडिया जो होती है हमारी चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रेस नहीं करती, ठीक है। इसीलिए आप देखते होंगे अक्सर कि चाहे आप चाइना देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, या किसी भी देश को देख लीजिएगा, उसमें क्या कहा जाता है कि वहां के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को ईमेल किया। सुनते हैं, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को ईमेल किया, और हमारे यहां क्या कहा जाता है, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा, ठीक। वहां पे ईमेल किया, उसको हैक होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, वो बातें मीडिया में आने की 100% संभावना बनी रहती है, और हमारे यहां तो बंद लिफाफा में है ना, बंद है, अभी खुला ही नहीं है, जब खुलेगा तो पता चलेगा। तो कुछ मामले में सही भी है, कुछ मामले में गलत भी है। चलिए, वो तो खैर पॉलिटिक्स की बात हो गई। नुकसान की अगर हम चर्चा करें क्रिस्पर तकनीकी की, तो इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मानव के जीनोम के संदर्भ में अभी जानकारियों का अभाव है। क्लियर। दूसरी चीज, आनुवंशिक बदलाव, जो आनुवंशिक बदलाव होंगे, नॉर्मली जो हम
हाँ, अभी जीन डोपिंग आएगा प्रियंका जी, जीन डोपिंग भी मैं बताऊं। जो आनुवंशिक बदलाव है, प्रारंभिक अवस्था में हम इसको बीमारियों के लिए आनुवंशिक बदलाव के रूप में लाए, लेकिन वर्तमान में दिलचस्पी क्या हो गई है, बच्चे के अंदर विशिष्ट लक्षणों को उत्पन्न करने के लिए, जैसे रंग रूप, ठीक है, और आकर्षक बनाने के लिए वगैरह। नेक्स्ट है कि ये जो है, हाँ जीन डोपिंग अभी आएगा, यह हमारे जीवन के मूल दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है। कौन? जीन एडिटिंग या क्रिस्पर प्रभावित कर सकता है। अगर जीनोम का परिवर्तन माता पिता की पसंद के हिसाब से होगा, अगर जीनोम का परिवर्तन माता पिता के पसंद के अनुसार होगा, तो आप समझ जाइए बच्चे भी एक वस्तु के तौर पर गिने जाएंगे। हो सकता है कि नहीं? बच्चे भी क्या होंगे? एक वस्तु के तौर पर गिने जाएंगे। नुकसान में पहला पॉइंट इसका यह है, जितने भी जीन एडिटिंग के नुकसान हैं, जीन थेरेपी के जो नुकसान है, वो सब नुकसान आपके इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। पहला, मानव जीनोम की सटीक जानकारी का अभाव है। दूसरा, आनुवंशिक बदलाव जो प्रारंभिक अवस्था में बीमारियों को लेकर था, ठीक है, आनुवंशिक बदलाव को लेकर था, बाद में ये उनके आकर्षक, बुद्धिमत्ता, या हम कहेंगे कि उनके विशिष्ट लक्षणों की प्राप्ति के लिए हो सकता है। तीसरा इसका नुकसान यह है कि हमारे मूल दृष्टिकोण को यह प्रभावित कर सकता है, ठीक है। अगर जीनोम में परिवर्तन या भ्रूण में परिवर्तन माता पिता के हिसाब से होगा, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे एक वस्तु के रूप में प्रस्तुत होने लगेंगे। है, तो ये सब चीजें आपके नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए भारत में अनुसंधान प्रयोगशाला और निजी कंपनियों को भ्रूण अनुसंधान तकनीकी के प्रयोग को रोकने वाला अभी भी नया और डेंजर डिजीज को भी, हाँ बिल्कुल, देखो जीन परिवर्तन है विवेक जी, तो जीन परिवर्तन भविष्य में किसी भी लक्षण को परिवर्तित कर सकता है, कोई भी लक्षण नया उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि जीन की सटीक जानकारी का अभाव अभी भी है हमारे अंदर। ये बात जरूर है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 1990 में, जिसका ये लक्ष्य था कि जीन के संबंधित सभी जानकारियों को जान लिया जाए। 1990 में शुरू हुआ, 2013 में बंद हुआ, उसके बावजूद भी जीन की सटीक जानकारी का अभाव नहीं हुआ। उसको हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट राइट बोलते हैं, सॉरी रीड बोलते हैं। 2013 के बाद 2016 से एक नया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट राइट शुरू किया गया है, जिसमें भारत भी है, और ये अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो जीन की सटीक जानकारी का तो अभाव है ही है हमारे पास। दूसरा, भारत के केस में अगर हम किया जाए, देखा जाए, तो जीन एडिटिंग से संबंधित कोई भी नियम कानून अभी हम भारत के पास नहीं, ठीक है। अभी तो स्टेम सेल से भी संबंधित कोई नियम कानून नहीं है। अभी स्टेम सेल्स तकनीकी को भी ड्रग्स के दायरे में लाने की बात की जा रही है। भारत इतना पीछे है, तो हम इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। दूसरा, आईसीएमआर जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है, इसने किसी भी प्रकार के भ्रूण में जीन एडिटिंग तकनीकी को बैन किया हुआ है, नहीं कर सकते हैं आप। ह्यूमन जीन एडिटिंग पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में यह घोषणा की गई है कि जब तक इस हेतु आवश्यक सुरक्षा एवं दक्षता संबंधित मुद्दों का समाधान न कर लिया जाए, तब तक इससे नैदानिक उपायों संबंधित किसी भी कार्य को लेकर आगे बढ़ना गैर जिम्मेदारी भरा काम होगा। समझ में आया? यानी जीन एडिटिंग से रिलेटेड, क्रिस्पर तकनीकी से रिलेटेड जब तक सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर लिया जाता है, तब तक भ्रूण में किसी भी प्रकार की जीन एडिटिंग
नहीं हो सकती है। इसी का दुरुपयोग किसने किया? चाइना ने। मानव के भ्रूण में जीन का प्रतिस्थापन किया, एक तरीके से इल्लीगली तौर पे, ठीक है। अब इसी जीन थेरेपी से रिलेटेड एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं जीन डोपिंग, उसको भी देख लेते हैं। जीन डोपिंग, जीन डोपिंग को हम एक तरीके से फॉरेंसिक साइंस के अंतर्गत रखते हैं। फॉरेंसिक साइंस के अंतर्गत पॉलीग्राफी, नार्को एनालिसिस, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग या जीन डोपिंग, ये सब आते हैं, ठीक है ना। बट जो आपका पॉलीग्राफी, नार्को एनालिसिस, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग और ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग को विशेष तौर से जो यूपी वाले एग्जाम देंगे या फिर आईएएस वाले भी, दोनों भी, यूपी पीसीएस या फिर आपको जो आईएएस, अब तो दोनों का सिलेबस सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। तो इसमें ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग को ध्यान से पढ़े रहिएगा, क्योंकि आजकल कुछ दिनों पहले ये बहुत चर्चा में था, हाथरस केस के मामले में ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग की इजाजत ली जा रही थी। तो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग क्या है? ब्रेन मैपिंग है, और मैं नर्वस सिस्टम में इसको बकायदे बता चुका हूं, ठीक है। तो ये सब फॉरेंसिक साइंस के अंतर्गत आता है। जीन डोपिंग भी फॉरेंसिक साइंस के अंतर्गत आता है। लेकिन जितने भी आपके पॉलीग्राफी, नार्को एनालिसिस और ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग है, ये कोई लीगल एविडेंस नहीं होता है। ऐसा नहीं कि इनके रिजल्ट के आधार पर कोर्ट आपको निर्णय दे देती है, ठीक है। लेकिन जीन डोपिंग क्या है? एक लीगल एविडेंस है, ठीक है ना। जीन डोपिंग एक लीगल एविडेंस है। तो जीन डोपिंग के पहले थोड़ा सा हम देखते हैं डोपिंग क्या है। तो डोपिंग इसमें वैसे हम लोगों को पता होगा, खेल से संबंधित है। यानी डोपिंग का अर्थ होता है ऐसे पदार्थों का या ऐसे दवाओं का सेवन जो शरीर की, ठीक है, डोपिंग को मैं भी बता रहा हूं। डोपिंग का मतलब होता है ऐसे पदार्थों या ऐसे दवाओं का सेवन जो आपके शरीर की क्षमता को अप्राकृतिक तरीके से बढ़ा देती है। सिंपल सी चीज है। जो खिलाड़ी होते हैं, दवाओं का सेवन लेके प्रदर्शन करते हैं, तो क्या करते हैं? उनकी शरीर की सामान्य अवस्था, यानी कि शरीर की जो क्षमता होती है, उसको अप्राकृतिक तरीके से क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। इन दवाओं का, डोपिंग को भी बता रहे, अभी जीन डोपिंग नहीं बता रहे, इन दवाओं का प्रयोग जो है अक्सर खेल कूद में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। और ये दवाएं स्टेरॉइड्स बेस्ड होती हैं, टेस्टोस्टेरॉन बेस्ड होती हैं, ठीक है। और वर्ल्ड लेवल पर इन दवाओं पर बैन लगा हुआ है, यानी इन दवाओं के सेवन पर बैन लगा हुआ है, ठीक। ये तो हो गया डोपिंग का केस। यानी ऐसी दवाएं या ऐसे पदार्थ जो आपके शरीर की क्षमता को अप्राकृतिक तरीके से बढ़ा देते हैं। अब जीन डोपिंग क्या है? जीन डोपिंग एक नवीनतम डोपिंग है जो क्या करती है? शरीर में ऐसे पदार्थों के उत्पादन को बढ़ा देती हैं जिससे हमारी शरीर की क्षमता बढ़ जाती है और हम बेहतर प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। यानी यही जो डोपिंग है, जो दवाओं के माध्यम से हो रहा है, अब वो प्राकृतिक तौर पे होने लगे। तो प्राकृतिक तौर पे अगर होने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि उस प्रकार की दवाओं का उत्पादन हमारा शरीर खुद करने लगा। यानी कि भ्रूण में जीन एडिटिंग करके हम ऐसे जीन को डाल दें जो हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स के स्तर को बढ़ा दें, जिसके कारण हमारे शरीर की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीन डोपिंग। नॉर्मल डोपिंग और जीन डोपिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि नॉर्मल डोपिंग को हम रक्त एवं पेशाब के नमूने से जांच सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो जीन डोपिंग है, जीन डोपिंग की कोई टेस्टिंग नहीं है, क्योंकि ये चीजें प्राकृतिक तौर पे आपकी बॉडी के अंदर बन रही है ना। एक 18 साल का नवयुवक, दो नवयुवक हैं, इन दोनों नवयुवक को दौड़ाया जाता है रेस में,
एक फर्स्ट आता है और एक सेकंड आता है। तो ये उनकी नेचुरल बॉडी सिस्टम है, ठीक है, नेचुरली ऐसा हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो चीजें उनके बॉडी के अंदर नेचुरली बन रही हैं, और जब नेचुरली चीजें बनती हैं तो उसके लिए आप कौन सी सजा दे सकते हो? कोई सजा नहीं दे सकते हो। तो जीन डोपिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए आया, ऐसा माना जाता था या अभी भी माना जाता है कि अभी भी देखिए जिम्नास्ट और एथलेटिक्स में चाइना का प्रदर्शन सबसे ज्यादा बेहतर होता है। रीजन, कुछ लोगों ने आवाज उठाई थी कि हो सकता है कि चाइना अपने यहां जीन डोपिंग की पद्धति को अपनाता हो, भ्रूण में आनुवंशिक परिवर्तन करके उनके अंदर ऐसे जीन का ट्रांसप्लांट कर देता है जो शुरुआती लेवल से ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्तर बढ़ा देता है, जिससे उनके जो बच्चे होते हैं शुरुआती अवस्था में ही बेहतर प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी तक कोई इसका लीगल नहीं मिला है, कोई प्रूफ नहीं मिला है अभी इसका, ऐसा माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और वर्ल्ड एंटी डोपिंग जो एजेंसी है, इंटरनेशनल कमेटी और वर्ल्ड एंटी डोपिंग जो एजेंसी है, ये 2002 में बैठक कर जीन डोपिंग पर विचार किया और 2003 से ही जीन डोपिंग पर बैन लगा दिया। ठीक है, ठीक, वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड में भी इसको शामिल कर लिया गया है, जो वाडा जिसको आप लोग जानते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड एजेंसी में शामिल किया गया है। लेकिन अभी तक कोई भी जीन डोपिंग का केस देखने को नहीं मिला। ठीक है, 1 मिनट सर, 5 मिनट में कॉल बैक करता हूं, ठीक है ना। अभी तक कोई भी जीन डोपिंग का केस देखने को नहीं मिला है, बट इंटरनेशनल जो आपका ओलंपिक कमेटी है और वर्ल्ड एंटी डोपिंग जो एजेंसी है, इसको रोकने के लिए ये पूरी तरीके से तैयार है। तो डोपिंग क्या है, ये भी क्या है, जीन डोपिंग क्या है, एक डोपिंग की तरह है। जैसे मान लीजिए कि इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, एरिथ्रोपोइटिन, ये सब जो हार्मोन्स है, इन सबों को, हार्मोन्स को बनाने वाले जीन को अगर शुरुआती अवस्था में हम डाल दें, जैसे मान लो एरिथ्रोपोइटिन, आपको पढ़ा चुका हूं, एक हार्मोन है जो आरबीसी के बनने में सहायक होता है। ठीक है, याद करो हार्मोन्स का, मैंने बताया था ना, किडनी ब्लड में। जीन डोपिंग का डिफिनीशन यह है कि यह एक नवीनतम डोपिंग का तरीका है जिसमें जीन उपचार द्वारा शरीर में ऐसे पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है जो शारीरिक क्षमता को बढ़ा दे। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन। जीन डोपिंग जो है, डोपिंग की एक नवीनतम तकनीकी है जिसमें शरीर में ऐसे पदार्थों का उत्पादन होता है जो शरीर की क्षमता को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक, अब जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, एरिथ्रोपोइटिन किडनी द्वारा स्रावित होता है जो आरबीसी की मात्रा को बढ़ाता है। तो आरबीसी की मात्रा बढ़ेगी तो आपके शरीर में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। तो अगर आप दौड़ लगाओगे तो जो आप हाँफते हो वो हाँफना नहीं होगा, तो आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो। तो भ्रूण में अगर हम एरिथ्रोपोइटिन को उत्पादन करने वाले जीन डाल देंगे तो जाहिर सी बात है कि उस बच्चे के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, वो ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। तो उससे अगर आप रेस लगाओगे तो आगे तो जाएगा ही, क्योंकि वो थकेगा नहीं जल्दी, उसकी सांस नहीं रुकेगी, है। तो यही सब जो है आपका जीन डोपिंग के अंतर्गत आता है। अभी तक जीन डोपिंग से बस एक क्वेश्चन ही पूछा गया, बेसिकली वो भी क्या बोलता है, एग्जाम, वो डिफिनीशन टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी मेंस में भी आया नहीं, है ना। तो जीन डोपिंग क्या है? डोपिंग की एक नवीनतम तकनीकी है जिसमें शरीर में ऐसे पदार्थों का उत्पादन होता है जो प्राकृतिक तरीके से आपके शरीर की क्षमता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको भी फॉरेंसिक साइंस के अंतर्गत ले लिया गया है। ठीक है, तो जो बायोटेक्नोलॉजी के 2 पार्ट थे, एक जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी।
तो जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी के मैक्सिमम पोर्शन हो गए। अभी हाँ स्टेम सेल्स बाकी है, यही एक बाकी है ना। आप जरा अपना फ्रंट पेज देख लीजिएगा, जहां पे बायोटेक्नोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लिखा होगा, वहां के सारे पॉइंट को आप देख लीजिए, हो गए हैं कि नहीं। अभी स्टेम सेल्स बाकी है, इसके अलावा सब हो गया है कि नहीं, जरा देख के हमको बता दीजिए। हाँ, तो कफ सिरप में क्या होता है विशाल जी, कि उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। जीन मैपिंग क्या है कि जीन को पढ़ना, अमन जी, जीन मैपिंग क्या है, जीन को रीड करना और जीन का मिलान करना, ये कहलाता है जीन मैपिंग। जैसे मनुष्य मिलते जुलते जो प्राणी हैं, उनके जीन स्ट्रक्चर को देखा जाता है, ह्यूमन के जीन स्ट्रक्चर को देखा जाता है, फिर ये देखा जाता है कि कौन सा जीन का कौन सा नाइट्रोजिनस बेस उनसे हमारा सेम है, ठीक है। हाँ, इस डीएनए टेक्नोलॉजी मैंने आपको साइटोलॉजी में भी बताया था, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी साइटोलॉजी में बताया था, खैर यहां पे भी चर्चा होगी डीएनए टेक्नोलॉजी। तो डीएनए टेक्नोलॉजी और स्टेम सेल्स, हाँ ठीक है, समझ में आ गई। एम्ब्रियो फ्रीजिंग का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, अपने भ्रूण को लैब में सुरक्षित करते हैं उचित संवर्धित मीडियम में, और उस कंडीशन में बहुत महंगी तकनीकी है ये। महंगी तकनीकी इसलिए है क्योंकि इसको फ्रीज करने के लिए, अत्यंत लो टेम्परेचर पर रखने के लिए हमको विशेष इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, और वह इंस्ट्रूमेंट होता है क्रायोजेनिक एपरेटस, क्रायोजेनिक उपकरण। क्रायोजेनिक का मतलब होता है कि ऐसा मशीन जो किसी भी वस्तु को -150 डिग्री से नीचे की टेम्परेचर पर रख सके। जीन डोपिंग में रितिका जी, जीन डोपिंग क्या है, एक ऐसी तकनीकी है जिसमें मनुष्य के अंदर जीन को प्रतिस्थापित किया जाता है, और ऐसे जीन को प्रतिस्थापित किया जाता है जो मनुष्य की शारीरिक क्षमता को बढ़ा देते हैं, उसकी सामान्य शारीरिक क्षमता को बढ़ा देते, ठीक है। और वो शारीरिक क्षमता किसी भी प्रकार से हो सकती है, मसल्स पावर की हो सकती है, आरबीसी की भी हो सकती है, ठीक है, मेंटल स्टेटस की भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। बट जनरली जो डोपिंग का केस देखा जाता है वह शारीरिक क्षमता को ही के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। रितु जी, मनुष्य में जो क्रिस्पर तकनीकी है, क्रिस्पर तकनीकी एक ऐसी तकनीकी है जो डीएनए के विशिष्ट खंड को काटकर अलग करती है, सिंपल सी बात, ठीक है। हाँ, जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है हर्ष जी, लिक्विड नाइट्रोजन में हम रख सकते हैं, लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन में हम अधिक दिनों तक नहीं रख सकते, ठीक है। 4 से 6 दिन या मैक्सिमम 8 दिन रख सकते हैं, लेकिन जो क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीकी होती है, उस क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीकी में क्या होता है कि हम भ्रूण को कई सालों तक रख सकते हैं। नहीं, क्रिस्पर में हम इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स का इस्तेमाल ही नहीं करते, इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का इस्तेमाल ही नहीं करते, ठीक है। तो क्रिस्पर का सिंपल सा मतलब होता है डीएनए के विशिष्ट खंड को काटना या डीएनए पर उपस्थित विकृत जीन को अलग करना। इसको अलग करने के लिए जो तकनीकी इस्तेमाल होती है उसी को हम बोलते हैं क्रिस्पर तकनीक। बिल्कुल ऑटोमेटिक होता है। हाँ, क्रिस्पर पूरी तरीके से सेफ है, ये उसी जीन को काटता है जो खराब होता है, स्वस्थ जीन को ये टच भी नहीं करता है। केवल विकृत जीन को नष्ट करता है। वही तो मैंने बताया रितु जी, मनुष्य में भी क्रिस्पर प्रोसेस तो वही होता है। मान लीजिए डीएनए में कोई आपका जीन है जो खराब हो गया है,
उस जीन को काट कर निकालने के लिए हम क्रिस्पर तकनीकी का प्रयोग करते हैं। इस क्रिस्पर तकनीकी के तहत क्या होता है कि बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को हम अंदर डालते हैं। बैक्टीरिया का प्लाज्मिड क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के द्वारा आरएनए यानी जी आरएनए, गाइड आरएनए का निर्माण करता है। ये गाइड आरएनए आपके डीएनए के जो खराब जीन है उस पर पहुंचता है, और जैसे ही उस पर पहुंचता है तुरंत ये केस9 प्रोटीन को आदेश देता है, और केस9 प्रोटीन तुरंत उसी जगह पहुंचकर गाइड आरएनए के साथ साथ विकृत जीन को काटकर अलग कर देता है। क्लियर? और कुछ? पूछिए पूछिए। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसमें से कुछ लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं क्या? रोहन जी सुनिए, क्रिस्पर तकनीकी जो है ये ऐसी तकनीकी है जो डीएनए के विकृत पार्ट को यानी विकृत जीन को काटकर अलग करती है। क्रिस्पर तकनीकी मूल रूप से जीवाणुओं में पाई जाती है, तो जीवाणुओं में क्रिस्पर तकनीकी का उपयोग हम मनुष्य में भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मेरे डीएनए में बाल झड़ने वाला जीन मौजूद है। अब हम अपने अंदर क्रिस्पर तकनीकी अप्लाई करेंगे, तो उस तकनीकी के तहत क्या होगा कि जो जीवाणु होता है उस जीवाणु के प्लाज्मिड को हम क्या करेंगे, अपने अंदर डालेंगे। तो जैसे ही जीवाणु का प्लाज्मिड, और जीवाणु का जो प्लाज्मिड होता है जीवाणुओं में अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ को कहते हैं, जब ये जाएगा तो जो जीवाणु का डीएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया करेगा। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के थ्रू गाइड आरएनए का निर्माण करेगा, और गाइड आरएनए का एक ही काम होता है कि विकृत जीन को ढूंढना। तो ये गाइड आरएनए क्या करेगा, आपके डीएनए में खराब जीन को ढूंढेगा, और जैसे ही गाइड आरएनए खराब जीन को ढूंढेगा, प्लाज्मिड द्वारा बनने वाला केस9 प्रोटीन या केस9 एंजाइम्स क्या करेगा, तुरंत इस गाइड आरएनए के पास पहुंचेगा। उसको विकृत जीन से नहीं मतलब है, वो गाइड आरएनए के पास पहुंचेगा। तो गाइड आरएनए जो विकृत जीन से चिपक चुका है, ये केस9 पहुंचेगा और गाइड आरएनए के साथ साथ विकृत जीन को काटकर क्या कर देगा, निकाल देगा। और जब विकृत जीन को काटकर निकाल देगा तो वह स्पेस क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो खाली होने के बाद जो हमारा मूल डीएनए है ये पुनः म्यूटेशन करेगा और उस डीएनए को भर देगा, और जब डीएनए को भर देगा तो अब वहां पे एक नई जीन बन जाएगी, और आपके अंदर जो पुराना गुण है उस विकृत जीन के कारण वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जीन में किसी भी टाइम किसी भी एज में परिवर्तन किया जा सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं होता है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। और किसी का क्वेश्चन?
नार्को एनालिसिस में मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, विजुअल, ऑडियो और ग्राफिक के माध्यम से एनालिसिस किया जाता है। ऑडियो, वीडियो और उसके बाद वहां की घटनाओं का जो चित्रण होता है, चित्र के द्वारा, ऑडियो के द्वारा, वीडियो के द्वारा, फिर क्वेश्चन आंसर के द्वारा, ये सब किया जाता है। लेकिन उसके पहले उसके मस्तिष्क को, ब्रेन को अर्धचेतन अवस्था में ले जाया जाता है। उसके लिए सोडियम पैंथेलेट नामक मेडिसिन खिलाई जाती है, जिससे उसका ब्रेन अनकॉन्शियस अवस्था में चला जाता है। बिल्कुल नहीं, जीन डोपिंग हर जगह बैन है। इंडिया में जीन डोपिंग क्या? इंडिया में तो सही ढंग से जीन उपचार भी नहीं है, तो जीन डोपिंग तो दूर की बात है। ओके, चलिए हम लोग कल मिलते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा, स्टेम सेल। थैंक यू।